देखो, लास्ट क्लास में बेटा हमने जो स्टडी किया था वो था रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और हमने थोड़ा सा पढ़ा था थर्मिस्टर के बारे में और सुपर कंडक्टर के बारे में। आज हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो मेनली टॉपिक है अपने पास सेल। इस सेल की क्या क्या कंडीशन होती हैं उसके बारे में हम मेनली टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा हम पढ़ चुके हैं जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और इसको लिखा जाता है रो एल बटा ए। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये फॉर्मूला आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल ये फॉर्मूला है 1/R1 1/R2 और 1/R3। ये फॉर्मूला है अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन जो मैं आपको प्रूफ करवा चुका हूँ और पढ़ा चुका हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेटा वो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, और सेल में ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ईएमएफ। देखो बेटा, ईएमएफ की अगर मैं बात करता हूँ तो ईएमएफ वर्ड से हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी भी डिवाइस को बेटा ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए सबसे पहले एक हैवी करंट की जरूरत पड़ती है। जैसे अपना कूलर होता है या पंखा होता है या मोटर होती है पानी वाली, इन सभी में सेल लगा होता है। ठीक है, वो सेल इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाने के लिए एक हाई एनर्जी देता है। इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए, एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो किसी भी डिवाइस को चलने के लिए स्टार्टिंग में हैवी करंट की जरूरत होती है, उसके बाद वो कम करंट लेता है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल में उनको हायर पोटेंशियल में भेजने के लिए जिस फोर्स की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को, उस फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये बेटा काम करता है ओपन सर्किट के लिए। ओपन सर्किट का मतलब जब उसमें से हम कोई भी करंट नहीं ले रहे हैं उस सर्किट को बोला जाता है ओपन सर्किट, और जिस सर्किट से अगर हम करंट ले रहे हैं उस सर्किट को बोला जाता है आपके पास क्लोज सर्किट। क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट। तो अगर मैं बात करता हूं ईएमएफ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट मे बी डिफाइन एज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between two electrode between बेटा माइक ऑफ कर लें, मैंने पहले कहा था कि माइक किसी का ऑन नहीं होना चाहिए। Two electrode of the cell when no current is drawn from the cell। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके पास मैं बताऊंगा। इसमें आप कोई भी बेटा सेल लेते हो, ऐसे लेते हैं आपसे, तो आपने सेल में देखा होता है कि एक एंड पे पॉजिटिव टर्मिनल लिखा होता है और एक एंड पे नेगेटिव टर्मिनल लिखा होता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इस सेल से हम कोई भी करंट नहीं ले रहे, इसको हम सर्किट में यूज नहीं कर रहे, और इन दोनों के बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है
वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये सेल जब अपने पंखे का या कूलर का सेल कमजोर हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उसके बाद वो धीरे चलने लगता है, क्योंकि उसके पास उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए वो पावर नहीं बची है, इसलिए वो धीरे चल रहा है। तो रियल में ये चीज क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल, दो इलेक्ट्रोड के बीच, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, किसी भी सेल से जब कोई भी करंट ना लिया जाए, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले, ठीक है, ईएमएफ के अंदर क्या क्या सिचुएशन आपके पास आती हैं, क्या क्या सिचुएशन आपके पास नहीं आती है। ठीक है, तो ईएमएफ एक ऐसी क्वांटिटी है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन फॉलोइंग फैक्टर। ये कुछ फैक्टर हैं, इनके ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनके ऊपर इंडिपेंडेंट होता है बेटा ये, और जो ये फैक्टर हैं इंडिपेंडेंट होते हैं जिनके ऊपर ये, वो क्या क्या फैक्टर है, बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। सबसे पहले अगर फैक्टर की मैं बात करता हूं, तो ये होता है साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये किन किन चीजों के ऊपर इंडिपेंडेंट हो। तो अगर मैं आपके सामने बात करूं साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको सभी को पता है कि कोई भी सेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट तो बेटा सॉल्यूशन होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। और जो आपके पास ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होती है और एक ब्लैक कलर की रोड इसके अंदर होती है, वो आपके पास बेटा होता है इलेक्ट्रोड। क्या होता है, इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो साइज ऑफ इलेक्ट्रोड कितना भी हो, छोटा हो बड़ा हो, इस चीज पे कोई भी मैटर नहीं करता। ठीक है, तो साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इसको पता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन को दौड़ाना है, तो इस डिस्टेंस को नहीं देखेगा, ये देखेगा प्लस से माइनस तक इलेक्ट्रॉन जाना ही जाना है। ठीक है, तो इसके लिए डिस्टेंस कोई भी मायने नहीं रखती, तो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और दूसरा इस साइज ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ईएमएफ है आपके पास, क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल, दो सेल के बीच वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब उस सेल से कोई भी करंट ड्रॉ ना किया जाए, उसके ऊपर आपके पास ये सिचुएशन। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट होता है साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की साइज कुछ भी हो, और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस कितनी भी हो, अगर इलेक्ट्रॉन को दौड़ाएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भेजे ही भेजेगा, तो डिस्टेंस कितनी भी हो, क्योंकि उसका काम है उसको एक्सेलरेट करवाने का। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड साइज ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है बेटा, यहाँ तक सभी बच्चों ने एक बार उतार लिया होगा। बोले बेटा। यस सर। दूसरी बेटा एक ऐसे ही छोटी सी टर्म आती है, और उस टर्म की अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने, तो दूसरी टर्म आपके पास निकल के आती है, और वो आती है इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरी टर्म में हम बात करते हैं बेटा, और दूसरी टर्म में हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। हीट, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, हीट में भी डिफाइन एज द
resistance offered by electrolyte and electrodes of a cell to passage of electric current through the cell. इस टर्म में आपसे क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। इट में बी डिफाइन एज, ये डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइट है बेटा सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रोड है जो आपके पास ब्लैक कलर की रोड होती है, ठीक है। इन दोनों के द्वारा जो करंट पास होगा, उस करंट का अगर अपोज किया जाता है, उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो अपोज होगा इंटरनली इसके अंदर रेजिस्टेंस सेल के अंदर, जो ये करंट का अपोज होगा या इलेक्ट्रिक चार्ज का अपोज होगा या आपके पास इलेक्ट्रॉन का अपोज होगा, उस चीज को हम बोलते हैं बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपके सामने, इट में बी डिफाइन एज, ऐसे डिफाइन करोगे कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल, जो सॉल्यूशन और इसके इलेक्ट्रोड जो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोज करेंगे इसके अंदर, तो वो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। अब आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्टर होते हैं बेटा, और ये क्या क्या सिचुएशन होती है। सबसे पहला फैक्टर होता है, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं इस फॉर्मेट में, देखो अब मैं आपके सामने डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, आपके सामने एक बात कहूं मैं कि अपनी जो वायर होती थी उसमें भी रेजिस्टेंस होता था जो लेंथ पे डिपेंड करता था। अब यहाँ पे कहता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस होगी, ठीक है, उसके अंदर तो हमें डायरेक्ट पता है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोड्स की डिस्टेंस होगी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच का डिफरेंस, उतने कोलिजन ज्यादा होंगे, और कोलिजन ज्यादा होंगे तो इसका मतलब वहां पे रुकावट बढ़ेगी। तो पहला कंसेप्ट अगर मैं आपके सामने निकालूं तो इंटरनल रेजिस्टेंस है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब बेटा रुकावट, और रुकावट बढ़ेगी लंबाई के साथ, डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो पहला अगर केस में बात यहाँ से लेके चलूं तो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड है, इसके कारण आपके पास ये कंडीशन होती है। दूसरा कहता है इट डिपेंड ऑन नेचर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये कहता है, ये डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन की, और टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इन सभी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और याद रखना, मैं बता देता हूँ, कभी जर्नली फॉर्म पूछ लें, इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंडक्टर के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। क्या होता था? डायरेक्टली। और यहाँ पे एक केस आप याद रखना कि इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, ठीक है। ये सिचुएशन आपके पास यहाँ से निकल के आई। तीसरे केस में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका कंसेप्ट आता है, इट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ
इलेक्ट्रोड्स इमरेस्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि कितना एरिया है तो आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है। ठीक है, अगर ज्यादा एरिया होगा ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे, तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये तीन सिचुएशन के ऊपर मोस्टली डिपेंड करता है। सबसे पहला डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पे, दूसरा इट डिपेंड अपॉन द नेचर कंसंट्रेशन टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, और तीसरा इट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमरेस्ड इन द इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये फैक्टर है बेटा आपके पास जो यहाँ से निकाले हैं, और इनको आप आसानी से कर सकते हो। बोलो कर लोगे यहाँ पे? थैंक यू बेटा, थैंक यू। उतार ले बेटा। अब देखें नेक्स्ट। नेक्स्ट एक ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक नया वर्ड हो रहा था अपने पास जिसको बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या? देखो आप अपने आप समझ जाएंगे। एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने बताता हूँ। ये बेटा एक सेल है, इसमें एक की जोड़ दी। सर्किट को पूरा करने के लिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लिया, और ये सेल है जिसका ईएमएफ है वो ई। अब की जोड़ी है तो की को अगर ऑन करेंगे, क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, ऑफ करेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर मैं बात करूं, अभी अभी मैंने एक बात पढ़ी है कि इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल का भी होता है। किसका होता है बेटा? सेल का होता है। और आपने एक बात पढ़ी है कि पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है बेटा? पैरेलल में। तो ये पॉजिटिव सिंबल हो गया इसका, और ये कौन सा हो गया? नेगेटिव। ठीक है, तो आप एक बात बताएं कि अगर मैं इस की को ऑन नहीं करता, इस की को अगर मैं ऑन नहीं करता, बड़े ध्यान से समझता, तो इसका टोटल ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता? ई के बराबर। क्योंकि कोई भी करंट यहां से नहीं ले रहे, तो कोई भी करंट नहीं ले रहे तो ईएमएफ होगा, और ईएमएफ कितना है इसका? ई, जो इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने की पावर होती है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की तरफ दौड़ाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ईएमएफ इसका, जब कोई भी करंट हम इससे नहीं ले रहे, की को अगर हम ऑन नहीं कर रहे, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ई। अगर जैसे ही बेटा मैं इस की को ऑन करता हूं तो यहां से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। जैसे यहां से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो आप एक बात बताएं, कुछ करंट, बड़े ध्यान से सुनना, कि कुछ करंट ड्रॉप हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस में, क्योंकि करंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? आई आर। तो पहले टोटल कितना था? ई। तो ई में से कुछ हिस्सा ड्रॉप कर गया, लूज कर गया। किसने लूज कर दिया? इंटरनल रेजिस्टेंस ने। किसने कर दिया? इंटरनल। तो अब अपने पास पहले मैक्सिमम कितना था? ई। इसमें से कितना घटा दें? आई आर। तो किसके बराबर बनेगा? वी। और यही चीज क्या कहलाती है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाती है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ में और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में यही फर्क होता है कि वो नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल था ईएमएफ, और इसके अंदर हम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगी? मैक्सिमम पोटेंशियल difference between two electrode
between two electrode of a cell when current drawn from the cell। यही वैल्यू देखो निकल गई कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल, दो इलेक्ट्रोड ऑफ सेल के बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट फ्रॉम द सेल। जब इस सेल से हम क्या लेंगे, करंट। जब हम करंट नहीं ले रहे थे तब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ई था। जब हमने करंट लिया तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो कुछ करंट यहीं ड्रॉप हो गया और वो करंट की वैल्यू कितनी है, IR। और इसको हम लिखेंगे मेन फॉर्मूला, बताओ आपके पास क्या निकल के आया, E माइनस का IR। ठीक है, और ये कंडीशन बेटा होती है जब सेल से करंट लिया है, इसका मतलब डिस्चार्जिंग है। क्या कर रहे हो आप, इसको डिस्चार्जिंग की कंडीशन। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज लेस देन EMF ऑफ द सेल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज लेस देन EMF ऑफ सेल। बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF ऑफ सेल से क्या होता है, लेस देन, लेकिन कौन सी कंडीशन में होता है, डिस्चार्जिंग कंडीशन। बोलो कौन सी कंडीशन में होगा बेटा, डिस्चार्ज। अब देखो यहीं पे अगर मैं एक नोट बना के देता हूं, अगर बेटा I0, इसका मतलब ओपन सर्किट। आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर क्या है I0 मतलब कोई भी करंट सर्किट से नहीं ले रहे, फ्लो नहीं कर रहा, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो आप एक बार वैल्यू पुट करो तो बताओ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आएगा, V बराबर E के। तो देखो बार बार मैं आपको इस पॉइंट के ऊपर जोर दे रहा हूं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में डिफरेंस क्या है, कि EMF इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने का काम करता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन EMF नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, और टर्मिनल पोटेंशियल व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है, तो एक ओपन सर्किट के लिए यूज होता है और एक किसके लिए यूज किया जाता है, क्लोज सर्किट के लिए। जो भी लॉस हुआ है वो किसके कारण हुआ है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस, जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक तो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा दिया जाता है और एक इलेक्ट्रोड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स का अपोज किया जाता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो बच्चे अटेंडेंस लिखें, आगे फिर कराऊंगा, तब तक 2 मिनट में उतारें और अटेंडेंस नोट करें। थैंक यू हितेश, मनमोहित, साक्षी दीक्षित बेटा, थैंक यू। थैंक यू मयंक बेटा, थैंक यू योगेश। देखो बेटा, जब ये वैल्यू अपने पास यहां से निकल के आई है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ये भी तो हो सकता है हम सेल को चार्जिंग कंडीशन कर सकते हैं। दूसरे नोट में अगर मैं बात करूं, इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ सेल, अगर हम सेल को क्या करते हैं, चार्ज, तो याद रखना इसी V का फॉर्मूला बन जाता है V बराबर E प्लस का I। तो यहां अगर मैं बात करूंगा कि चार्जिंग करवा रहे हो आप उसको, ठीक है, और चार्जिंग करवाते टाइम वो बढ़ेगा, ठीक है, और बढ़ेगा तो V बराबर E प्लस का क्या बन जाएगा, I। ठीक है, तो इस टाइम अगर हम कंडीशन लेके चले बेटा, तो चार्जिंग की कंडीशन अपने पास E प्लस का I।
अब थोड़ा सा और ध्यान से देखें। ऐसा सर्किट मैंने आपके सामने बनाया था, ये सेल है, बहुत सारे सेल को अगर इकट्ठा कर दें तो बैटरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बैटरी। यहां हमने वोल्ट मीटर जोड़ा है बेटा। यहां अगर मैं बात करूं तो बेटा हमने वोल्ट मीटर जोड़ दिया, ये वोल्ट मीटर, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये सेल का ईएम। यहां अगर हम बात करें, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये सर्किट हमने बनाया है, और एक बेटा इसमें हमने की को जोड़ा है। ये हमने की जोड़ी। अब आप देख पाएंगे कि सेल से हम करंट ड्रॉ करते हैं। अगर हम इस सेल से करंट लेते हैं, ठीक है, ये केस तो मैं पढ़ा चुका हूं। अब इसके अंदर हम तीसरे केस में बात करते हैं। सेल से करंट लेते हैं, तो पहले देखो कि करंट ओम्स लॉ क्या कहता था। ओम्स लॉ कहता था कि करंट होता है V बटा R, या मैं इसको लिख सकता हूँ EMF बटा R। ठीक है, यही सिचुएशन लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल बटा R या EMF बटा R को हम क्या लिख सकते हैं? करंट लिख सकते हैं। तो अगर कंडीशन निकालूं किसी सेल से करंट निकालने की, तो टोटल मैक्सिमम ईएमएफ कितना है इसका? मैक्सिमम ईएमएफ है इसका ई। रेजिस्टेंस एक तो एक्सटर्नल जो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए लिया गया था, और एक इस सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, देखो ये रहा। ठीक है, तो याद रखना, किसी भी सेल से बेटा, किसी भी सेल से अगर हमें करंट निकालना है, किसी भी सेल से अगर हमें करंट निकालना है, तो करंट निकालने का जो फॉर्मूला होगा सेल से, वो फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? I इक्वल्स टू ई अपॉन में R प्लस का। ठीक है, अगर कोई भी सेल है और सेल से अगर हमें करंट निकालना है, तो हम यहाँ से ये फॉर्मूला ही निकाले सकते हैं। ठीक है भाई। अब दूसरा केस देखो। दूसरे केस में अगर मैं आपके सामने लिखूं कि आप ही तो ये चीज पढ़ने वाले थे, V बराबर क्या होता है? E माइनस का I। और यहां से अगर बेटा मैं निकालूं IR, तो IR अपने पास बन जाएगा E माइनस का V। ठीक है, IR की अगर मैं वैल्यू निकालूं बेटा यहाँ से, तो IR की वैल्यू जो अपने पास बचेगी वो आएगी E माइनस का V। अब आप देखो कि यहाँ से अगर मैं R निकालूं, तो R हो जाएगा बेटा E माइनस का V अपॉन में I। ये एक नया फॉर्मूला आया है, किसके लिए? इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। किसके लिए निकाला है आपने? इंटरनल। इसको भी थोड़ा चेंज कर दो बेटा। इसको भी अगर चेंज करोगे तो E माइनस वी, और I को मैं लिख सकता हूँ होम्स लॉ से V अपॉन में R, और R कहाँ चला जाएगा? ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ठीक है भाई, और इसको भी और सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा E बटा V, अलग अलग के नीचे लिख दो, माइनस का 1 और इंटू क्या आ जाएगा? ठीक है, तो देखो ये ईएमएफ हो गया जब नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब करंट लिया तो क्या बन जाएगा? V बन जाएगा। तो R निकालने के फॉर्मूले देखो अपने पास, हमने मेन कंडीशन ये लेके चलनी है डिस्चार्जिंग की। चार्जिंग की कंडीशन बहुत कम केस में लेंगे, वहां पे लिखा मिलेगा, और यही कंडीशन हमें लेके चलनी है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, और इस फॉर्मूले में हमने लिखा कि V बराबर होता है E माइनस का IR, और IR को जब हमने यहाँ से निकाला तो IR निकल के आई माइनस का V, और R निकल के आई माइनस V अपॉन में I, और इसको लिखा E माइनस V अपॉन में I की वैल्यू V अपॉन में R चला जाएगा बेटा ऊपर, और इसको हमने लिख दिया, और ये सिचुएशन आपके पास बन के आ गई E बटा V माइनस का 1 इंटू R। एक बार यहाँ तक सभी बच्चे उतार दो। बोलो बेटा, कर लोगे?
यस बेटा हो जाएगा। थैंक यू लव यू। थैंक यू बेटा अंशुका, थैंक यू दीपक, मयंक, रितेश, मनमोहित। ये कुछ बच्चे हैं बेटा जो अपने नाम से एंटर नहीं कर रहे हैं। कल से बच्चे जो आपका ओरिजिनल नेम है उसी से एंटर करें। मैं देख पा रहा हूँ कि एक बच्चा है जिसने कुछ सिंबल लगा रखे हैं, ये अपने नाम से एंटर करें बेटा। शायद दिव्यांशु है ये। चलो बेटा, अब आपके इस चैप्टर में एक टॉपिक बचता है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जैसे आपने रेजिस्टेंस इन सीरीज पेलर पढ़ा है, ऐसे ही बेटा आप पढ़ोगे सेल्स इन सीरीज पेलर। इसमें दो तरह के सेल पढ़ेंगे, एक आइडेंटिकल सेल पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे डिफरेंट सेल। ठीक है, अगर अलग अलग सेल हैं जिनका ईएमएफ अलग अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है, उनको अगर जोड़ें तो आपके पास क्या सिचुएशन आती है, और अगर हम आइडेंटिकल सेल को सीरीज पैरेलल या मिक्स ग्रुपिंग में जोड़ें तो क्या क्या नेसेसरी कंडीशन आती है, इस बात को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास में बेटा इतना। थैंक यू।